इंटर एग्जाम 2023 का मॉडल सेट है ये पॉलिटिकल साइंस का। और आप एग्जाम देने के पहले सारे निर्देश पढ़ लेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 दिया रहेगा, उसमें से 50 ही बनाना है, और लघु उत्तरीय 30 दिया रहेगा, उसमें 15 ही बनाना है, और दीर्घ उत्तरीय 8 है, उसमें आपको 4 ही बनाना है। यहां पर हम आपको सारे के सारे जितने दिए गए हैं 130 और 8 सारे प्रश्न का हल बता रहे हैं, और इसे आप देखेंगे और अपने स्तर से इसे समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। आप समझ लें कि इसका जवाब होगा 1967 में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। उसका जवाब होगा एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, डी नंबर। एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था इसका सही जवाब होगा। वही यहां पर जो और ऑप्शन दिए हुए हैं आपको हम उसके बारे में बता रहे हैं। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है कि जिस देश में एक ही पार्टी रहे तो वहां हम कहेंगे कि वह एक दलीय व्यवस्था वाला देश है। एक ही पार्टी से सरकार बनती है, दूसरे दल को आने की इजाजत ही नहीं होती है, दूसरे दल को संगठन बनाने की इजाजत नहीं होती है, दूसरे किसी पार्टी को चुनाव में भाग लेने का ही अधिकार नहीं होता है। संवैधानिक दृष्टि से यह आजादी उन्हें नहीं होती है। और ऐसी बातें आप इसका उदाहरण साम्यवादी पार्टी वाले शासन व्यवस्था वाले देश में देख सकते हैं कि जहां साम्यवादी पार्टी का शासन होता है वहां दूसरा दल नहीं होता है। रूस हो या चीन हो या कोई और साम्यवादी शासन जहां है वहां दूसरा दल होगा ही नहीं। और दो दलीय व्यवस्था क्या होती है, तो जिस देश में दो ही राजनीतिक दल प्रमुख रूप से रहे चुनाव में, कभी ये सरकार सत्ता में कभी दूसरा, कभी जैसे कि आप देखते हैं ब्रिटेन में या अमेरिका में कभी डेमोक्रेटिक आता है तो कभी रिपब्लिक। तो इस तरह दोनों में से ही कोई पार्टी सरकार बनाती है। और एक उदाहरण यह दो दलीय व्यवस्था हुई जहां दो ही दल प्रमुख हो जिस देश में, और एक है बहुदलीय व्यवस्था। इसमें क्या होती है, जिस देश में दो से अधिक राजनीतिक दल रहे, चुनाव में भाग ले, सरकार में शामिल होने की आजादी हो, तो यह हुआ बहुदलीय व्यवस्था। आप इसका उदाहरण फ्रांस को देख सकते हैं या अपने भारत में देख सकते हैं। यहाँ एक दल नहीं है, दो दल भी नहीं है, बल्कि बहुत सारे आपको राजनीतिक दल यहाँ आपको मिल जाते हैं जो अपने अपने सुविधा अनुसार एक दूसरे पार्टी से गठबंधन भी करते हैं। और एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था आप जानते हैं कि जहां एक ही पार्टी का बोलबाला हो, जैसे कि भारत में 1967 तक कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था, हमेशा वही सरकार बनाती थी, दूसरे पार्टी भी थे लेकिन सरकार उन्हीं का बनता था। इसीलिए हम कहते हैं एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। 1952 में चुनाव हुए, 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए, तो हर हमेशा अपार बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी में ही सरकार में आती रही। भारतीय प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। तो इसका जवाब होगा आपका ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया, तो इसका जवाब होगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो सही जवाब तो आपका हो गया ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन यहां पर चारों ऑप्शन के बारे में भी आप जान लें कि मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है। वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, तो इसके पहले हम देखें समाजवाद क्या होता है। समाजवाद जो कि राज्य की शक्ति पर आधारित होता है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करता है और हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की अपेक्षा करता है, हर एक को अपने कार्य के अनुसार उसका मेहनताना देने की बात करता है। और एक प्रकार की समाजवाद एक राजनीतिक आर्थिक प्रणाली हुई जिसमें कि सामाजिक जो उत्पादन होता है, उसका जो स्वामित्व होता है, उसका जो मालिक होता है वह सार्वजनिक स्वामित्व वाला होता है।
सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन किया जाता है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप वितरण किया जाता है और उसी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विनिमय किया जाता है। और यह सब कुछ सामाजिक उत्पादन हो, सामाजिक विनियमन हो, सामाजिक वितरण हो, यह सब कुछ किसके निर्देशन पर चलेगा? तो राज्य के निर्देशन पर चलेगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग राज्य निर्देशित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। राज्य को यह मानता है। और मार्क्स ने जिस समाजवाद की बात कही है उसे साम्यवाद भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि मार्क वैज्ञानिक की किसी भी चीज को वैज्ञानिक का दर्जा इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए विज्ञान माना जाता है कि वो क्रमबद्धता पर आधारित होती है। और यही क्रमबद्धता की बातें मार्क्स ने कही है कि आदिम समाज था, सामंती समाज बना, पूंजीवादी समाज बना, उसके बाद साम्यवादी समाज बनेगा। और जहां कि पूंजीपति जब मजदूरों का शोषण करेंगे तो उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे तो फिर मजदूरों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, फिर साम्यवाद बनेगा। और यह एक क्रम से चलते रहता है। मार्क्स ने अतिरिक्त सिद्धांत का बात कही, अतिरिक्त मूल्य की बात कही है, अलगाववाद की बात कही है, अकेलापन की बात कही है। और मार्क्स की बातें आप दर्शन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हर जगह आप देखते हैं। वहीं ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद देखें तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या हुआ? इसे ही भारत ने अपनाया। तो लोकतांत्रिक परिवेश में आप जानते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, गणतंत्र भी है, लेकिन वहां लोकतंत्र को बढ़ावा मिला, उदारवाद आया। उदारवाद और समाजवाद दोनों एक अलग अलग चीज है। लेकिन ब्रिटेन ने उदारवाद अपनाते हुए समाजवाद को भी गले लगाया, कल्याणकारी भावना को भी आत्मसात किया लोग, और यही चीज भारत ने अपनाया। और नेहरू ने आर्थिक आधार पर समाजवाद को अपनाया और वैचारिक स्तर पर भी वो एक समाजवादी नेता ही कहलाते हैं। और कांग्रेस ने, अगर इसका हम देखें 1955 में 53 में एक आबादी अधिवेशन हुआ था, वही कहा गया था, नेहरू ने कहा था कि भारत का समाज यहाँ का जो समाज होगा वह समाजवादी होगा या अपने तरह का समाजवाद होगा। हालांकि उसके बाद हम अगर देखते हैं तो इंदिरा गांधी ने भी बाद में समाजवाद शब्द को जो है जोड़ा और कहा कि वो समाजवाद नहीं होगा जैसे कि अन्य देशों में है, बल्कि यह हमारा अपना समाजवाद होगा। हम सार्वजनिकरण करेंगे लेकिन हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, अपनी देश अपनी परिस्थिति के अनुरूप समाजवाद को अपनाएंगे। और अगर हम गांधी के सर्वोदय की बात देखते हैं तो रस्किन का अनटू द लास्ट है, वहां उन्होंने कहा है कि समाज के सभी लोगों का बुनियादी जरूरत पूरा हो। और गांधी जी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान हो। और गांधी जी का सर्वोदय एक समाजवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये समुदायवाद की बात करते हैं, राज्य को तो ये मानते ही नहीं है। दार्शनिक राजावक्तावादी कहते हैं, कहा जाता है गांधी जी को। संसाधन के स्वामित्व की जैसी कोई बात ही नहीं होती है, इसलिए गांधी जी को सर्वोदय भारत में आत्मसात नहीं किया गया। वही लेनिन का साम्यवाद, लेनिन मार्क्स की नीति को अपनाया, लेकिन इन्होंने जो अपनी नीति कही वह अपने रूप में कही। लेनिन ने, मार्क्स ने सिद्धांत दिया था, बात कही थी, लेकिन लेनिन ने उसे जमीन पर उतारा, उसे धरातल पर उतारा, उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया और वे परिवर्तन भी लाते हैं। मार्क्स कहते हैं कि विचारधारा मिथ्या चेतना है, लेकिन लेनिन पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ सशक्त विचारधारा होने की बात करते हैं। मार्क्स का विश्वास जैसे है कि मजदूर के द्वारा ही परिवर्तन होगा और यह वहां होगा जहां की पूंजीवाद चरम पर होगा, मार्क्स कहते हैं। लेकिन लेनिन कहता है कि नहीं, जहां पूंजीवाद नहीं होगा, जहां मजदूर और कृषक होगा, वहां भी साम्यवादी क्रांति होगी। और रूस में, सोवियत संघ में लेनिन ने ऐसा किया और भारत ने इसे इस तरह की मॉडल को नहीं अपनाया। खैर, प्रश्न संख्या 3 अगर देखें तो भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो इसका जवाब होगा
कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में जो आई थी, मार्च 1957 में आया था। और कहाँ आया था? तो केरल में आया था। चौथा प्रश्न देखें कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप जानते हैं कि प्रथम 1967 तक तो एक छत्र रह गए, वहां पर कांग्रेस का एक आधिपत्य रहा। उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई जाने जाते हैं, मोरारजी देसाई। हालांकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे गैर कांग्रेसी ही हैं, कांग्रेस के नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोरारजी देसाई आते हैं जो कि सबसे पहले 1977 में आए थे। और इसके पहले आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, और फिर गैर कांग्रेसी के रूप में मोरारजी देसाई आते हैं 1977 में। और अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, तो किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? तो स्पष्ट है, वामपंथी मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को ही वामपंथी कहा जाता है, उसी को इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। और छठा प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सातवां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका जवाब होगा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 7, 5, 6, 8। तो 6 इसका जवाब होगा, 3 नंबर ऑप्शन 6 मौलिक अधिकार है। अभी कौन कौन मौलिक अधिकार है? तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में इसको स्थान दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। और यह भी जान लें कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे लोगों को, लेकिन अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया, और आज 6 मौलिक अधिकार ही लोगों के पास है। संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन यह एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार। और जो 6 मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार अनुच्छेद 15 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32-31 को हटा दिया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूरी तरह सजाकर संवार कर अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947, उस दिन देश आजाद किया गया, देश को आजादी मिली थी। 16 अगस्त 1948 ये नहीं होगा, 26 जनवरी 1947 ये भी ऑप्शन सही नहीं है, और इसका ऑप्शन सही है 26 जनवरी 1950। इसके पीछे भी एक कहानी है कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था। तो आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 में ही प्रण लिया गया था, उसी दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था, और वही संकल्प लिया गया था कि हम लोग स्वतंत्र हैं। और उस दिन की 26 जनवरी के दिन की याद के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की बात कही गई थी। संविधान के किस, अगला प्रश्न संख्या 9, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया? तो यहां पर ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार या आपातकालीन अधिकार, या जर्मनी से लिया गया है। संकटकालीन अधिकार अनुच्छेद 352। आप जानते हैं पूरे देश में आपातकाल की व्यवस्था लगा दी जाती है, चाहे बाह्य आक्रमण की बात हो या आंतरिक रूप से कोई विद्रोह जैसी कोई बात हो, तो यह आपातकाल का अधिकार जर्मनी से लिया गया है। वहीं ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो मूल अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, यह लिया गया है अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में इसका जिक्र है, यह लिया गया है सोवियत संघ से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में जिसका जिक्र है, यह लिया गया है आयरलैंड से। और ऑप्शन डी राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार अनुच्छेद 352, 56, 360 यह लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी के वीमर संविधान से संकटकालीन अधिकार लिए गए। संविधान प्रश्न संख्या 10 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में जिक्र है। प्रथम भाग में अगर देखें तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र है, और यहाँ ऑप्शन के अनुसार चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्व। आप जानते हैं कि दूसरे भाग में प्रथम में संघ और उसके नाम क्षेत्र के बारे में है, दूसरे में राज्य
दूसरे में नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक का, और तीसरे भाग मौलिक अधिकार के रूप में है अनुच्छेद 12 से 35 तक। चतुर्थ भाग नीति में नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 तक का इसका जिक्र है। इसके बाद प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, कि हम एक ही हैं, एक, चाहे आप किसी भी राज्य के नागरिक रहे, आप भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे। और अमेरिका में जैसे देश में क्या है, वह दोहरी नागरिकता लोगों को प्राप्त होती है, किसी राज्य का अलग नागरिकता और देश का अलग नागरिकता, लेकिन भारत में एकल नागरिकता ही है। और यह प्रावधान या विचार ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, भारत में कितने राज्य में द्विसंरचनात्मक व्यवस्था है? तो इसका जवाब होगा 6। द्विसंरचनात्मक व्यवस्था का क्या हुआ? तो जैसे कि विधानसभा देखते हैं तो कुछ राज्य में, 6 राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद भी है। विधानसभा और विधान परिषद वही उसी कहते हैं दो सदन। तो ये कहाँ है? ये आपको बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है। तो ये सब जगह है और 6 जगह भी है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? जन अधिकार पार्टी, आप, हम, इनमें से कोई नहीं, सभी। तो इसका जवाब होगा आप, आम आदमी पार्टी। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी, जिसके कि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल, और उसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप। अरविंद केजरीवाल उसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की उपज है। आप जानते होंगे कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में किस तरह आंदोलन किया गया था। हालांकि आज तो पंजाब में भी उसकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन उस समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया गया था और उसी में विधानसभा में जबरदस्त 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने लाई थी। भारत में पहली, अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जवाब है सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो इसका जवाब होगा भारत। 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप जानते हैं इसका जवाब होगा विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? यहां पर इसका जवाब होगा प्रस्तावना। ऑप्शन के अनुसार प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यहां पर इसका जवाब होगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना। लेकिन वही अगर ऑप्शन अगर अलग रहता, कोई अनुच्छेद के रूप में होता, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर इसका ऑप्शन अनुच्छेद के रूप में रहता कि कौन सा अनुच्छेद को कहा जाता है, तो इसका जवाब होता अनुच्छेद 32। यहां पर इसका जवाब होगा प्रस्तावना। और किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो यह बीपी सिंह के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है। अगला प्रश्न 19वां नंबर है, 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है आर्थिक, इसका सही जवाब होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। आप जानते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, सवर्णों में इसको आरक्षण दिया गया था। अब तक देश में सामाजिक आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन 103वां संविधान संशोधन करके जो सवर्ण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो सवर्ण, उन्हें भी आरक्षण दिया गया। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन्हें भी आगे बढ़ाने का काम इसके माध्यम से किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था? तो इसका जवाब होगा 1974 से 78 में पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चला था, उसी का यह लक्ष्य रखा गया था, विकास के साथ न्याय। हालांकि अगर हम यहाँ कार्यकाल की बात करें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो तीसरा का कार्यकाल था 1961 से 66, चौथा का 1969 से 74, पांचवा का 74 से 78 और छठा का 80 से 85। यहाँ पर जवाब होगा पांचवा पंचवर्षीय योजना 74 से 78। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और
इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एकता दिवस भी मनाते हैं 31 अक्टूबर को। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते रहे। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका जवाब होगा 74वां संशोधन। 74वां संशोधन के माध्यम से नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित बातें कही गई। हालांकि यहाँ पर 73वां संशोधन को देखें तो यह पंचायती राज से संबंधित है। 23 नंबर देखें कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो यह अंग्रेज के ही शासनकाल में चेन्नई नगर निगम 1688 में। राज्यसभा का अगला प्रश्न, भारत 24 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी बन जाते हैं, पदेन सभापति कहलाते हैं। पदेन सभापति जो उपराष्ट्रपति हो गए वही राष्ट्रपति कहलाएंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? मुख्य कोई नहीं। संसद को संबोधित करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी नहीं है, बल्कि अटॉर्नी जनरल को है। अगला